नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी एक खतरनाक टिप्पणी की है। राहुल गांधी के विषय में एजेंसियों से पूछा या सरकार से पूछा और सरकार से उन्होंने ये पूछा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ इतने ही सबूत थे या राहुल गांधी के मामले में इतना ही मामला है तो फिर अभी तक एजेंसियां क्यों खामोश थी? क्या एजेंसियों को अदालत की आवश्यकता पड़ती है? क्या एजेंसियां अभी अदालत का इंतजार कर रही हैं? क्या एजेंसियां अभी भी ये अदालत के पर निर्भर करती हैं, अदालत पर डिपेंड करती हैं? मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट दी है। एक हिंट का मतलब है उन्होंने एक दिशा टाइप की दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि भैया अगर करप्शन के मामले हैं और अगर उनके पास अकूत संपत्ति है, किसी के पास भी अकूत संपत्ति है, तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ एजेंसियां पहले से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? एजेंसियों को क्या अदालत ही आदेश दे तब करेंगे? इस विषय पर पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले इसकी कानूनी एंगल, इसके कानूनी उतार चढ़ाव और इसके कानूनन क्या प्रतिरोध हैं, क्या इसकी समस्याएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मामला क्या था कि मैंने, आपको याद होगा, शुक्रवार के दिन या शनिवार को एक वीडियो बनाया था, एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और उसमें यह बताया था कि अगर यह फॉर्मूला सही सत्य हो गया, सही सिद्ध हो गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक नहीं दिया तो फिर आप समझ लीजिए पूरे देश में क्लीनिंग की आवश्यकता है, पूरा देश क्लीन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के चीफ जस्टिस और उनके साथ के ऑनरेबल जस्टिस जय बागची की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी अपने आप में अभूतपूर्व है। मतलब वो टिप्पणी ही अपने आप में बता रही है कि आखिर अदालत किस रुख बैठने वाली है। लेकिन अदालत की एक प्रोसीडिंग है, अदालत का अपना एक तरीका है, अदालत का अपना एक संदर्भ है, इसलिए अदालत उसको पूरा करेगी। उसके लिए उसको जितना टाइम लगे वो देखा जाएगा। हुआ क्या था, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिशिर नाम के एक व्यक्ति ने एक पीआईएल दाखिल की थी और उस पीआईएल में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एक बंद लिफाफे में एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन मतलब राहुल गांधी के पास जितनी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का एक इन्वेस्टिगेशन करके उसकी एक लिस्ट बनाकर, उसके कागज निकालकर, उसके प्रूफ निकालकर ऑनरेबल कोर्ट में लगाए और उनसे यह कहा कि भाई राहुल गांधी पैदा क्या करते हैं, राहुल गांधी कौन सी कमाई करते हैं, राहुल गांधी कौन से व्यापार में हैं, राहुल गांधी को जो सैलरी मिलती है बीइंग ए सांसद, उससे इतनी संपत्तियां राहुल गांधी नहीं बना सकते। अब इतनी संपत्तियां अगर राहुल गांधी उससे नहीं बना सकते तो फिर राहुल गांधी के पास इतनी संपत्तियां आई कहां से? राहुल गांधी केवल एक विषय नहीं, राहुल गांधी तो एक हॉट विषय है। हम तो कह रहे हैं मुलायम सिंह भी विषय थे, हम तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी विषय हैं, हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव भी विषय हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये जमीन पे अर्श, फर्श से अर्श पर जितने ये नेता लोग पहुंच गए, इनका कोई व्यापार नहीं, इनको कुछ आता नहीं, सिर्फ सरकार को गालियां देना और इन आंदोलनों को बढ़ावा देना, देश में डिस्टर्बेंस करना। इसके अलावा हमारे देश के पॉलिटिशियन चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी को कुछ आता है क्या? ये इन विषयों पर तो काम करते ही नहीं है। लेकिन यहां एक विषय तो जरूर है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब बंद लिफाफे में यह दिया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर एक्शन ले, उसने एक्शन लिया नहीं, क्योंकि 2 जजेस की बेंच का एक जजमेंट पहले से है जो यह कहता है अगर किसी के खिलाफ कोई संपत्ति का और करप्शन का मामला है तो संपत्ति और करप्शन के मामले में जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। अगर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए, अगर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो यह संभव है कि जिसने वो रिपोर्ट लगाई है या जिसने खोजी पत्रकारिता की है या जिसने संपत्तियों का ब्यौरा कोर्ट में दिया है वो गलत हो जाए। तो सिंगल जज की बेंच ने क्या किया कि राहुल गांधी के खिलाफ जो पिटीशन आई थी और जो डॉक्यूमेंट आए थे उनको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया।
और सीबीआई और ईडी को लिख दिया। सीबीआई और ईडी को उन्होंने यह कहते हुए लिखा कि जरा ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लो। कौन करेगा भाई? ये तो सरकार को लिखे, क्योंकि पूरे देश में है, तो फिर कौन इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा? तो क्रॉस वेरिफिकेशन तो सीबीआई करेगी या फिर ईडी करेगी या फिर इनकम टैक्स करेगा। ये जो भी एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी चाहिए जो पूरे देश में काम करती हो, वही इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आदेश दे दिया और बंद लिफाफे में जो ये संपत्तियों का ब्यौरा था, जो आय से अधिक एसेट्स का ब्यौरा था, वो बंद लिफाफे में रजिस्ट्री को रख दिया और रजिस्ट्रार से कहा कि इसको बंद लिफाफे में रखा जाए, देश भर को पता नहीं लगना चाहिए जब तक इस पर क्रॉस वेरिफिकेशन ना हो जाए। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सीबीआई ईडी को लिखा गया। अब ये देखो, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। सामान्य सी प्रक्रिया यह है, किसी पत्रकार ने, किसी खोजी व्यक्ति ने, किसी एडवोकेट ने अगर इस पर बहुत मेहनत करी है और उसने इन संपत्तियों का ब्यौरा निकाल कर रखा है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, और हमारे देश में जब केंद्र सरकार आज की ये कह रही आधार बेस्ड होना चाहिए, आधार सम में लगना चाहिए, सब संपत्तियों में कंपलसरी होना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया था पुट्टू स्वामी का, और पुट्टू स्वामी के जजमेंट में ये कह दिया था कि नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आधार से जुड़ा होता तो एक क्लिक में सब कुछ निकल कर आता। हालांकि केंद्र सरकार मानी नहीं, वो तमाम तरह के एसआईआर और बाकी मामलों को लेकर एक कार्ड पर आने जा रही है कि वो देश भर में एक क्लिक में सब आपका पता लग जाए, हिसाब किताब क्या है। लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है। तो फिर AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, क्योंकि AR अंतुले मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री रहते किसी ने उनके भ्रष्टाचार के मामले निकालकर सामने लाया था, उनने पिटीशन फाइल कर दी, इस पर कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार का कॉग्निजेंस अपने आप लिया जा सकता है, भ्रष्टाचार के मामले के लिए कोई यहां कोताही नहीं है और कोई वो बात नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में तो सब कुछ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री है तो कॉग्निजेंस सैंक्शन की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बैठा, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बैठा। यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले जो कि मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ यह आदेश दिया था। और मुझे लगता है उसी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की संपत्तियों का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ईडी सीबीआई को लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली, कपिल सिब्बल साहब प्रेजेंट हुए, उन्होंने कहा साहब ये तो हॉरेबल है, ये तो आज तक सुना ही नहीं है, ऐसा तो कोई प्रेसिडेंट ही, कानून ही नहीं है कि किसी की संपत्तियों का पता लगाने के लिए हाईकोर्ट आदेश दे दे। ये तो हमारे यहां की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहां करप्शन करो धर लो, और करप्शन करो धर लो, और जब तक कोई एजेंसी ढूंढ कर ना लाए तब तक ना हो। तो फिर साहब ये हाईकोर्ट कैसे आदेश दे सकता है? कपिल सिब्बल साहब भूल गए कि AR अंतुले के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले डिसाइड कर चुका है 1988 में। ये 1980 और 1984 का मामला था, लेकिन खैर उन्होंने कहा बड़ा हॉरेबल है। एक बात उन्होंने जरूर कही, क्योंकि उस समय ईडी का कोई प्रकरण नहीं था। ईडी के मामले में प्रीडिकेट ऑफेंस होने के लिए एक FIR जरूरी है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा साहब इनके खिलाफ FIR तक तो अभी तक दर्ज नहीं हुई। कोई जिसके खिलाफ FIR आज तक दर्ज ना हुई हो उसके FIR के बगैर ईडी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है? ये तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ही बेसिकली फंडामेंटली गलत है। बात तो उनकी जायज है, अभी तक तो ऐसे ही होता रहा। लेकिन भैया जिस किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन किया है वो सब काम करके लाया और उसने अदालत में लगाया, तो फिर वो 3 जजेस की बेंच में आज सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये हॉरेबल है, ये हो नहीं सकता। सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वहां मौजूद थे क्योंकि हाई कोर्ट का मामला था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ऑनरेबल जस्टिस बागची ने पूछा कि भाई ये कैसा न्याय है, ये कैसा आदेश है? किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आदेश करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कह रहा है कि किसी को अवसर दिए बगैर, इसको ऑडी अल्टरम पार्टम भी कहते हैं, क्योंकि मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह तय किया था। मेनका गांधी को जब उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि हम सब जानते हैं संजय गांधी की मृत्यु के बाद परिवार में खूब कलह हुई थी, खूब फोटोएं वायरल हुई थी, और टिपिकल सास बहू के झगड़े अखबारों में छपे थे और उनकी इमेजेस, फोटोएं छपी थी
टिपिकल सास बहू के झगड़ों की कि कैसे बाल घसीट के मारा जाता है और कैसे निकाल कर बाहर किया जाता है। मेनका गांधी विदेश जा रही थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मेनका गांधी को उनका पासपोर्ट जब्त करवा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि किसी के खिलाफ भी आदेश करने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना पड़ेगा, यानी कि उसको अवसर दिए बगैर, जब तक आप उसको अवसर नहीं देंगे तब तक उसके खिलाफ कोई आदेश नहीं किया जा सकता। और राइट टू गो बियॉन्ड कंट्री इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू मूवमेंट में आता है। वहां से यह फॉर्मूला शुरू हुआ कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन उसको नोटिस किए बगैर नहीं हो सकता। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि सामने वाले को नोटिस गया, सामने वाले को पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और वो जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ, तब हम कहते हैं पार्टी की अनुपस्थिति में कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अवसर ही ना दिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, यह हमारे सिद्धांतों में मेनका गांधी से लेकर अब तक, यानी कि 1978 से लेकर अब तक यह सिस्टम में नहीं है। 1978 से अब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस देकर बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी वाले मामले में पता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी मामले में पीआईएल गई, पीआईएल अभी संज्ञान में कोर्ट ने नहीं ली। देखो इसमें एक फर्क है, कोर्ट ने संज्ञान में नहीं ली, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। इन्वेस्टिगेशन यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन की बात कर दी। तो यहां पर जब कोर्ट ने यह कहा आज कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किए बगैर नहीं होना चाहिए, तो मुझे समझ आता क्या एफआईआर लिखने से पहले किसी भी व्यक्ति को पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो कि ना हो। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने से पहले पूछा जाना चाहिए कि तुम्हें अवसर मिला कि नहीं मिला। अगर वो क्राइम करके आया है और क्राइम सामने है और उसका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि उसको वो देना चाहिए, उसको देना चाहिए। इसका मतलब है उसको अवसर दिए बगैर एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए, कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। जब कॉग्निजेंस लेने की बात आए, कॉग्निजेंस लेने की बात से मतलब है जब ये नंबर आए कि नहीं साहब इसमें अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए क्योंकि अब एविडेंस आ चुके हैं, तब अवसर देंगे। सजा तो नहीं दे रहे। इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन भी बिठाने से पहले, कोर्ट को आदेश देने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन होना ही चाहिए। चलिए मान लिया, इस आधार पर उन्होंने यह बात कही और नोटिस इशू कर दिए। नोटिस इशू करने का मतलब है कि नोटिस सरकार को इशू किए होंगे, नोटिस पार्टी को इशू किए होंगे, राहुल गांधी से अपनी बात पूछेंगे। पार्टी इन पर्सन शिशिर उपस्थित भी हुए, पार्टी इन पर्सन उपस्थित होकर उन्होंने कोर्ट से कहा भी कि साहब अभी तक कुछ हो नहीं रहा, हमने जो एलिगेशन लगाए, हमने जो खोज की है उस पर कोर्ट केवल क्रॉस वेरिफिकेशन करवा रही है कि यह प्रॉपर्टी किसकी है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कही। उन्होंने कहा साहब हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सवाल तब होता है जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो। अभी तक पिटीशन शुरू नहीं हुई है, केवल एलिगेशन जो लगाए हैं, इन्होंने जो लिस्ट दाखिल की उस लिस्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए केवल कोर्ट ने कहा है कि पहले ये वेरीफाई करो कि संपत्तियां इनकी ही हैं जो कही जा रही हैं। अगर वो संपत्तियां उनकी हैं तो फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला शुरू हो सकता है। लेकिन अगर यह वेरीफाई नहीं हो पाए कि ये संपत्तियां इनकी हैं तो कैसे क्रॉस वेरिफिकेशन, तो कैसे उनके आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलेगा। तो अभी मुकदमा चला नहीं, अभी तक तो केवल हाई कोर्ट में पिटीशन में जो बंद लिफाफे में पिटिशनर ने दिया उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये संपत्तियां राहुल गांधी की हैं या किसी और की हैं, इसके लिए आदेश कोर्ट ने दे दिया। इनका कहना यह है कि सीबीआई इसमें क्यों घुस रही है, ईडी इसमें क्यों घुस रही है, यह नहीं हो सकता, इसको नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट ने यह कहा कि भाई नोटिस इशू कर देते हैं और इसी समय जब सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि साहब केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई या मुकदमा नहीं शुरू हो रहा अभी, तब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि भाई अगर इतना जितना ये आदेश दिया जा रहा है और कहा जा रहा है राहुल गांधी के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, राहुल गांधी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उन्होंने बेनामी संपत्तियां भी खरीद रखी, बेनामी मतलब अपने चेले चप्पड़ नौकरानियों के नाम भी खरीद रखी हैं और इनके पास हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ईडी अभी तक क्या कर रही थी?
सीबीआई अभी तक क्या कर रही थी? अब देखो, यह बड़ा गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा अभी तक ये क्या कर रही थी? क्या कोर्ट के आदेश के लिए इंतजार कर रहे हो? क्या कोर्ट का आदेश जब होगा तभी इन्वेस्टिगेशन करोगे? अगर किसी व्यक्ति के पास करप्शन का धन है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है और किसी के पास कुछ है और यह बात ऑन रिकॉर्ड कही जा रही है, तो भैया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां अभी तक वेट क्यों कर रही थी? राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस मामले को हम सुनेंगे और अभी हम स्टे कर देते हैं क्योंकि अगली तारीख लगी है हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट को हम स्टे कर देते हैं कि हाई कोर्ट अभी इसको नहीं सुनेगा और ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को भी अभी स्टे कर देते हैं। राहुल गांधी को नोटिस कर दिया कि भाई राहुल गांधी आकर कोर्ट में बताएं। कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि उस आदेश को अपस्त कर दिया जाए क्योंकि यह विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपस्त करने के बजाय वो इस मूड में आ गया कि भाई हम सुनेंगे, केवल इतनी बात है कि राहुल गांधी को सुने बगैर कर दी तो राहुल गांधी को हम नोटिस कर देते हैं और राहुल गांधी को नोटिस करके आपका जवाब ले लेते हैं कि भाई आप क्या कह रहे हो, और सबको नोटिस कर देते हैं, जो जो पार्टियां हैं उनको नोटिस कर देते हैं और ये पता कर लेते हैं कि आखिर इसकी लीगल वेरासिटी क्या है। और अगर करप्शन के मामले हैं और अगर आय से अधिक संपत्ति राहुल गांधी के पास है तो फिर किसी कोर्ट आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ईडी और सीबीआई को पूरी पावर होती है कि वो इन मामलों में अपने आप आगे बढ़ सकते थे, उनको बढ़ जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि यह प्रोसीडिंग जो चल रही है वो चली रही है, इस प्रोसीडिंग में ईडी सीबीआई को रोक दिया गया हो, लेकिन ईडी सीबीआई जब कोर्ट में प्रेजेंट हो तो उसको भी यह विचार करना होगा कि उससे पहले वो अपना होमवर्क कर लें। लेकिन यह प्रेसिडेंट अगर तय हो गया कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार, कोई भी एडवोकेट, कोई भी व्यक्ति किसी पॉलिटिशियन के, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, किसी जुडिशियल ऑफिसर के या किसी और की संपत्तियों का ब्यौरा ले आता है तो फिर वो ब्यौरा कोर्ट में दे दे, कोर्ट क्रॉस वेरीफाई करवाएगा, फिर पूछना शुरू करे कि कहां से लाए और क्यों लाए, कैसे पैदा करी, हो कौन। तो मैं समझता हूं देश एकदम क्लीन हो जाएगा। और वो संपत्तियां केवल देश की नहीं, विदेशी। यहां कहा जा रहा है कि शिशिर महोदय ने, जिन्होंने पिटीशन डाली थी, उन्होंने विदेशी संपत्तियां भी, राहुल गांधी जहां विदेशों में उन्होंने बनाकर रखी थी, जहां उनकी मौसी के यहां बनी होंगी, कुछ नानी के यहां बनी होंगी। मामा के बारे में तो मैंने सुना नहीं, लेकिन मौसियों के बारे में सुना है। तो मौसी का घर तो अपना ही घर होता है, तो मौसी के घर में जो संपत्ति इनकी होगी, जो बेनामी ट्रांजैक्शन से ली गई, वो भी मौसियाने वाली संपत्ति यहां पर अगर खोल दी गई तो सबकी खोली जाएगी। जो विदेशों में ये जो हमारे यहां का सिविल सर्वेंट विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाकर यहां हवाले से पैसा भेजते हैं और वहां स्विस बैंकों में और बाकी बैंकों में जमा कर करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो देश के सबसे बड़े वाले हैं और वो ये कर सकते हैं। मैं समझता हूं देश क्लीन करने का सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह होना ही चाहिए कि देश क्लीन करने का एक अवसर निकला है, एक नया मेथड निकल कर सामने आया है, इसको पूरा होने चाहिए ताकि देश क्लीन हो और भविष्य में भारत में काम करने वाले लोग करप्शन करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोचें कि शांति से जिंदगी जीना है, ये जेल की सलाखों के पीछे जीना है, ये भारत तय करेगा। इसलिए इस मामले में हाई कोर्ट को तो सैल्यूट करना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को अपास्त नहीं किया, यानी कि ये जो नीचे की है उसको डिसमिस नहीं किया, बल्कि मामले को आगे बढ़ाया है, राहुल गांधी को नोटिस किया। क्या जवाब देते हैं, कैसे जवाब देते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आज मैं समझता हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने दिल खुश कर दिया, दिल बाग बाग हो गया। उनको सैल्यूट, ऑनरेबल जस्टिस बागची को सैल्यूट करना चाहिए कि भैया अगर संपत्ति इतने गंभीर आरोप हैं तो एजेंसियां क्या कर रही थी, क्यों अपने मन से नहीं कर रही थी, उनको करना चाहिए था। आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है, आपके पास क्या इंपुट है, लिखकर मुझे जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।